देखो, मैं शुरू करने जा रहा हूं, ठीक है। डीप लर्निंग है क्या? सबसे पहले हम समझते हैं डीप लर्निंग का मतलब हमको अंदर की चीजों को समझना। समझ रहे हैं मेरी बात आप लोग? ऑनलाइन? यस सर। यस सर। यस सर। जैसे आप एक चीज पढ़ेंगे, पाइथन आपने पढ़ा, पाइथन लैंग्वेज आपने पढ़ाई की, ठीक है। पाइथन लैंग्वेज का पढ़ने का मेन उद्देश्य ही है कि हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग को अंदर से हम लोग कितना समझ सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? यस सर। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं, हम लोग सुनो, सबसे पहले चीज हुआ सेट सबसेट। आप लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा, सेट और सबसेट पढ़े हो कि नहीं? यस सर। यस सर पढ़े हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेट हो गया, मशीन लर्निंग सबसेट हो गया। मशीन लर्निंग इज ए सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और डीप लर्निंग क्या हो गया? डीप लर्निंग इज ए सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग। तो ये समझ लो कि मशीन लर्निंग के लिए सेट बन गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और डीप लर्निंग के लिए सेट कौन सा बन गया? मशीन लर्निंग। मेरी बात समझ रहे हैं आप? यस सर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप क्या समझते हैं? आपने रोबोट को कहा कि आपको ये काम करना है, रोबोट को जो आपने इंस्ट्रक्शन दिया, रोबोट हैज टू फॉलो आपका इंस्ट्रक्शन, रोबोट आपका इंस्ट्रक्शन फॉलो करेगा। अब बात डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग की बात करें तो डीप लर्निंग के बारे में आप क्या समझते हैं? जैसे मशीन को, आज एक गाड़ी है, मान लो आप किसी ट्रैफिक पे किसी चौराहे पर खड़े हैं और एक गाड़ी आई और 100 के रफ्तार में निकल गई, 100 के रफ्तार में निकल गई। क्या एक ह्यूमन बीइंग के लिए पॉसिबल है कि हर गाड़ी को चेक कर सके, एक आदमी के लिए, कि वो गाड़ी की रफ्तार क्या है? इट इज पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? सर। नो सर। नो सर। तो क्या होता है, तो मशीन देखता है आपका, आज सुनते होंगे कि आपका, आप गाड़ी तेज चला रहे थे, आपका चालान कटकर आपके घर पे आ जाता है कि नहीं? यस सर। ह्यूमन बीइंग के लिए पॉसिबल है, ट्रैफिक पुलिस, ट्रैफिक मैन के लिए ही कैन डू इट? नॉट पॉसिबल। व्हेन 1000 or more than 1000 of vehicles is crossing that road throughout a day, एक दिन में उस सड़क से कितनी गाड़ियां गुजरती है? तो पॉसिबल नहीं है कि सब गाड़ियों पे ट्रैफिक मैन ध्यान रख सके। तो वो कौन करता है? दैट इज डन बाय मशीन। वो कैप्चर, हुई डूइंग दैट कैप्चर, कि उस गाड़ी की रफ्तार क्या थी। जीपीएस को मशीन के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है, जीपीएस को ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम ऑफ ए कार और ए व्हीकल, और उसको मशीन से जोड़ दिया जाता है, और दैट मशीन कंट्रोल्स दैट व्हाट इज द स्पीड ऑफ योर कार, व्हाट इज द स्पीड ऑफ योर ट्रक, व्हाट इज योर स्पीड ऑफ बस, व्हाट इज द स्पीड ऑफ योर बाइक, एवरीथिंग। ओके? तो अब एक सवाल आया कि मशीन कैसे कर लेता है। एक क्वेश्चन तुम लोग पूछ सकते हो, मशीन कैसे कर लेता है? तो सुनो, मशीन को लर्न कराया जाता है। मशीन को क्या कराया जाता है? लर्न कराया जाता है। जैसे एक सुनो, आज एक बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है, वो क्या कैट और डॉग को पहचानता है?
No, sir. तो उसके पेरेंट्स, उसके ग्रैंड पेरेंट्स बताते हैं क्या? तो उसके पेरेंट्स उसको बताते हैं सर पेरेंट्स क्या? बताते हैं। आवाज तुम्हारी फंस रही है। पेरेंट्स वही बताते हैं। उसके पेरेंट्स बताते हैं ना। यस सर। तो पेरेंट्स क्या करते हैं, उस बच्चे के दिमाग को भरते हैं। देखो कैट ऐसा होता, उसको 10 बार 20 बार 50 बार 100 बार 200 बार दिखाते हैं कि देखो कैट ऐसा होता, कैट के ऐसे फीचर्स होते, कैट ऐसा होता, कैट ऐसे चलता। डॉग को दिखाते हैं कि देखो डॉग ऐसे होता, ऐसे चलता, ये करता वो करता। काव के फीचर को दिखाते हैं तो काव ऐसा होता। ऑक्स के फीचर को दिखाते हैं तो बच्चा समझने लगता है कि वो क्या है, वो काव है, क्या है वो डॉग है। तो अगर मान लीजिए 100 जानवर इकट्ठा है तो बच्चा डिसाइड कर लेगा ना कि काव कौन है, हॉर्स कौन है, ऑक्स कौन है। Yes, sir. कैसे करेगा? क्योंकि उसको भरा गया है, उसके अंदर फीडिंग की गई है, फीडिंग की गई है कि देखो दैट इज ए काउ, दैट इज ए काउ, दैट इज ए काउ। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? No, sir. तो उसी तरह मशीन को लर्न कराया जाता है। मशीन को क्या कराया जाता है? मशीन को लर्न कराया जाता है अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। तो उसी तरह हमने पहला एग्जांपल दिया था कार वाला। तो कार की स्पीड इतनी तेज है, मशीन कैसे रीड कर लेता है? तो मशीन के अंदर ऐसा फीडिंग किया जाता है कि जैसे ही यहां से कोई गाड़ी गुजरे, कोई वस्तु गुजरे और उसकी स्पीड उस मशीन के सामने अगर इससे ज्यादा दिख जाए तो मशीन समझ जाए कि स्पीड ज्यादा है। तो मशीन के अंदर डेटा को फीड किया जाता है। क्या किया जाता है? डेटा को फीड किया जाता है। उसके आधार पे हम लोग मशीन कैप्चर करती है। तो डीप लर्निंग क्या है? डीप लर्निंग एक माध्यम है जिसके द्वारा मशीन में डेटा की फीडिंग होती है। डेटा की फीडिंग सेकंड टू सेकंड फीडिंग होती है और उसी आधार पे, उसी डेटा के आधार पे, फीडिंग के आधार पे फिर क्या होता है? उसी डेटा के आधार की फीडिंग पे फिर मशीन डायग्नोसिस करती है। क्या करती है मशीन? डायग्नोसिस करती है। बात समझ में आ रही है मेरी तुम लोग को? Yes, sir. तो मशीन को जैसे बताया गया, डॉग को जैसे आदमी को बताया जाता है उसे मशीन को बताया गया, देखो डॉग ऐसा है, ऐसे फीचर्स हैं, कैट ऐसा है, ऐसे फीचर्स हैं, एलिफेंट ऐसा है, ऐसे फीचर्स हैं। ये होता है। Yes, sir. Yes, sir. थोड़ा वीडियो में दिखा रहा हूं, आप लोग को देखना। आप लोग को दिख रहा है ऑनलाइन बच्चों को? Yes, sir. Yes, sir. और My name is Prashant. Welcome to my YouTube channel. Yes, sir. Yes, sir. Understand this very important topic: why deep learning is becoming so popular. Now, why I'm taking up this particular question, guys? Because many people usually ask me, Krish, right now, should we just focus on machine learning or should we focus? Sir, video sound is not audible, sir. वीडियो ऑडिबल नहीं है? No, sir. Both machine learning and deep learning. And what will be my suggestion, guys? Trust me, right now you also need to learn deep learning because now companies, has become so much competitive.
this kind of job has become so much competitive. They'll try to see a person who is very, very good at both machine Yes, sir. learning and deep learning. And it is not compulsory, guys. Every problem statement needs to be solved by deep learning. It can also be solved by machine learning. So let's go ahead and try to understand why deep learning is becoming so popular. Now, in the recent trend, you can see, guys, from 2013 onwards, 2013 from the Google trend, you can see people searching about deep learning, probably doing a lot of research on deep learning has been increasing a lot, from 2013 or 14. So what has led to this main hike on the trends, right? That is what we are going to understand. So let me just write it down. The first thing, when I talk about trends, when we talk about trends, the first thing is that probably people started using there was an exponential growth in data. Okay, there was an exponential growth in data. Now, why probably data was increasing, data was getting generated. आप लोग सुन रहे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन डेटा, इसका क्या मतलब हुआ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन डेटा? आज आप जाओ, एक्सपोनेंशियल मतलब काफी तेजी से डेटा का वृद्धि हो गया। आज आप सब कुछ ऑनलाइन हो गया, आपके मोबाइल के जितने कॉल्स होते हैं, लास्ट कॉल्स हैं, रिसीविंग कॉल्स हैं, सबका डेटा सर्वर कंपनी के पास होता कि नहीं? मोबाइल कंपनी के पास कोई बहुत बड़ी घटना घट जाती तो आपका मोबाइल लेकर पुलिस सर्च करती कि नहीं करती है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आज सुन लो कि जो थर्ड वर्ल्ड वार होगा इस दुनिया में, या तो पानी के लिए होगा या डेटा के लिए हो जाएगा। कि हर कंपनी के पास इतना लोड है डेटा का, हर कंपनी के पास, बैंकिंग के पास, रेलवे के पास, इंश्योरेंस के पास, कि हमारा जो पुराना डेटा है और जो नया डेटा, रोज डेटा बनते जा रहा है, टेराबाइट में, योटाबाइट में, हम उस डेटा को संभालें कैसे? क्योंकि डेटा तो रखना कंपलसरी है। मान लीजिए आज से 20 साल पहले कहीं पुलिस केस हुआ हो और उस पुलिस केस को फिर से ओपन करने की बात आ जाए, पुलिस केस डिलीट हो जाएगा तो डेटा तो डिलीट हो गया आपका, हो गया कि नहीं? तो डेटा इज सो मच इंपॉर्टेंट एंड वेयर, जहां पिक्चर्स में डेटा आ गया तो डेटा को संभाल के रखने के लिए कि हम लोग डेटा जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रहा है उसको हम संभाल कैसे? देखिएगा अपन लगेगा तब ना। क्या बेटा? हाँ, कोई बोल रहा था, कुछ बताओ। इसके बाद क्या? उसके बाद तो बंद करके चले जाएंगे। एक्सपोनेंशियली मतलब एक होता है कि धीरे धीरे बढ़ना, जैसे 1 से 2, 2 से 3, और 1 से एक बार बढ़ गया 10, 10 से बढ़ गया 50, 50 से बढ़ गया 100, 100 से बढ़ गया 800, 800 से बढ़ गया 10,000। इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। समझ गए? Yes, sir. मतलब बहुत तेजी से बढ़ना, 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना तेजी से। समझ गए कि नहीं? Yes, sir. देखो अब More and more because people started using smartphones, right? Social media platforms, which actually generates huge amount of data, right? Social media platforms like Facebook, Instagram, lot of I myself have created my account on Facebook in somewhere around 2008, and have been using till now. But nowadays I don't use that much because for obvious reasons I don't want to waste my time. But yes, many people actually spend their time, social media platforms like Facebook, Instagram, YouTube, right? YouTube, how many videos, how many content is being getting generated. Now here what you see is that there's a correct exponential growth in the data, like how the data is basically generated, right? There's exponential growth, and definitely with this specific data we can do a whole lot of things. We can basically solve different kind of. Some of the use cases can be, some of the amazing use cases can be like this recommendation system. So what you basically see, Netflix application recommendation system, probably face detection, right? Face detection. And many more use cases. I don't have to talk about various use cases because this is all possible because of data itself. Right? That is one of the main reasons why, because exponential growth of data is basically getting generated. People are actually using so many platforms, smartphones.
every second how many terabytes of in a day, how many terabytes of data is basically getting generated. This is one of the main specific reason why probably deep learning became pretty much famous. Not only this, guys, now why this data can play a very important role. Now this is a very amazing diagram, probably this has been shared by Andrew Ng also. Why deep learning? Just see this, guys. This is pretty much amazing, right? So if I talk about deep learning, and if you see this specific graph, here you can see on the x-axis you have the amount of data that is increasing. In the y-axis you basically have the performance of the algorithms. Now as you see that as the amount of data was actually increasing, with respect to the older learning algorithms may be any kind of machine learning algorithms that were previously there. Now as the amount of data was increasing, you could see the performance after a specific point of time, it started degrading down, and it remained almost constant. It did not increase. But in the case of deep learning, you see that as the amount of data is basically increasing, the performance is also becoming pretty much amazing. That basically means that this exponential growth of data, right, led us to create some amazing deep learning models. Okay, I'm sorry for my bad handwriting, but just understand this exponential growth of data led to create some amazing deep learning models in terms of accuracy, in terms of various performance metrics. Let it be object detection. In object detection we basically have IOU. In any kind of problems we have accuracy. So there the scientists could see that as the amount of data is basically increasing, we are able to train our deep learning models in an amazing way. And that is what this entire graph says. As the amount of data is basically increasing, this is basically my second point, you could see that the performance of deep learning models were becoming amazing, right? It is becoming really, really amazing. And this is one of the other reason. Because of the exponential growth of the data that happened, we were able to train some amazing deep learning models. Now, during this particular time, usually we also know that, guys, for training deep learning models, we usually require amazing hardwares, right? So this is my third point. Because of technology, because of the technology upgradation, right, we are able to get cheap, amazing hardwares, right? Cheap hardwares. Right, the hardware cost has drastically reduced. If I talk about hardwares, in this particular case, GPU, one of the best in business company, NVIDIA, right? NVIDIA, you'll be seeing how many different types of GPUs they are coming up with, and this GPUs, the price is reducing day by day. A company can now set up data centers, where they can train huge amount of data, probably millions of images, millions of records, just in no time, right? And this particular data centers, if I consider in terms of a specific company, usually the cost is less. Not only that, guys, now you have also clouds which provide you this specific GPU access directly in the cloud, and definitely they charge you, and the charge is also very, very less, right? You can directly use the GPU in the clouds, and you can use some amazing GPUs which are basically used in data centers, right? You see that I in my workstation have NVIDIA Titan RTX, where I can probably train image classification of 10,000 images just in 20 to 25 minutes of some n number of epochs, where at least you'll be able to get more than 85% of accuracy. Now, this was one of the other reason why probably deep learning became too much famous, right? It became so much popular, right? For researchers now, even though they want to come up with some research papers to do the practical part, because of this amazing things, because of the huge amount of data that they have, because of this amazing technology upgradation, cheap hardware, they're able to do a whole lot of things. Okay. Now, this is probably my third reason why I would suggest that deep learning is becoming pretty much popular. Now, coming to the fourth reason, guys, this is also a very important reason. Now, usually in machine learning, suppose if I'm solving a ML project, guys, right? In an ML project, we take a problem statement and we probably do feature engineering, or I can say we usually follow a life cycle of a data science project. So suppose this is my data.
we follow the life cycle of a data science project. In the life cycle of a data science project, we have various steps like feature engineering, feature selection, so you probably will be knowing feature engineering, feature selection, and then you have model creation, right? And you have hyperparameter tuning and a lot of many steps. What is this feature engineering and feature selection doing? It is basically extracting features, right? Feature extraction. And after we do the feature extraction, then we probably build a model. We basically train our model, okay? And then finally we get the accuracy. This is what is the usually steps that is taken for an ML project. This feature extraction is a part of this particular life cycle, right? And here we are applying some different strategies to extract the features from the data. It may be image data, it may be tabular data, it may be different data. But in the case of deep learning, this feature extraction, this feature extraction and the training of the model, right? This model that we are training, this is basically our machine learning models, ML models. But in the case of deep learning projects, right, these two steps are included within the deep learning technique. Suppose I have a data over here. Now we can basically create a neural network. We can create a neural network which looks like this. Okay, suppose this is my neural network, which is interconnected like this, right? Right? These all are neural networks. We have our neural networks. This feature extraction and the machine learning or deep learning algorithm are combined inside this. We don't have a separate process of doing feature extraction. That is the main importance. Then in the entire deep learning project, this particular step is included over here. So this, and then finally we get our output. Output can be based on accuracy, right? So here the feature extraction and the machine learning algorithms, which we do it separately, right? In an ML project, this is entirely combined in a DL project. So here you will be having both feature extraction plus a classification or a regression problem. I'm just taking one example, guys. Classification or regression problem. It can be anything. This is probably one of the most important technique in deep learning. We combine both the feature extraction and the training problem statement together inside this particular neural network, right? And because of this, coming to the fifth point, because of this, and this is a very important point, deep learning projects can really solve complex problem statement. Now, what kind of problem statement? Yeah, you know that NLP problem statement. There are techniques. There are techniques of solving image classification, object detection. Right? These are some of the examples: image classification, object detection, NLP task, chatbots. This kind of problem statement, this deep learning can just solve just like that. It's just like a cup of tea for them. It can really solve this complex problem statements. Right? Why? Because it has huge amount of data, it has various techniques and all, and we usually use a deep neural network. As the neural network becomes deep, more and more complex information, characters, feature extraction can be actually done within a problem statement. Now, this is the most important thing, and this probably will be my 5 points. The first point why deep learning is basically becoming popular, because somewhere around 2011-12, exponential growth in the data was there, because people started using smartphones, social media platforms. They started using they started using techniques where more amount of data was actually getting generated, right? And because of this exponential growth of data in the second step, we started creating some amazing deep learning models, because from this particular graph, we could see that in the older machine learning algorithms, as the amount of data was increasing, after some specific point, the performance was becoming constant and stagnant. And in the case of deep learning, as the amount of data was increasing, the performance was also improving. Why? Because of the deep neural networks. Okay. And then the third point that I would like to suggest is about technology upgradation, which is very much important. Now we have amazing cheap hardwares, right? Like NVIDIA GPUs, which will actually help us to train the models very much easily, right?
Then we, in the case of, we understood the fourth point, the difference between an ML project and DL project. In ML project, we have separate pipeline for feature extraction and training of the machine learning model. But in the deep learning projects, we combine this feature extraction and training, whether it be a classification or regression, in just one pipeline itself, right? And the fifth point, this deep learning can really solve complex problems like this kind of things, which I've actually written over here. Complex problems basically mean that it can solve NLP problems, image classification, object classification, speech recognition, and many more. And that is all possible because of huge amount of data. So I hope you like this particular video, and I hope I made you understand why deep learning is becoming so popular. This can also be asked as an interview question, so I really wanted to make this specific video. So I hope you like this particular video. Please do subscribe to the channel if you're not already subscribed. I'll see you in the next video. Have a great day. Thank you, one doll. Bye bye. Hello all. My Welcome to my YouTube channel. So guys, many of you are actually requesting to upload a video on complete roadmap to prepare deep learning. So in this particular video, I'll be discussing about I'll be telling you the path that you should actually take to learn deep learning in a proper way, so that you'll be able to cover almost most of the things. So that will be the Online students, whatever you have learned regarding deep learning, that you can understand now. आप लोग समझ गए होंगे कि डेटा कितना इंपॉर्टेंट चीज हो गया है. समझ रहे हो कि नहीं आप लोग? सर नहीं सर, समझ में नहीं आया. क्या समझ में नहीं आया रोहित कुमार? सर वो न्यूरल्स को कैसे अच्छा, सर? न्यूरल नेटवर्क्स क्या होता है? बहुत अच्छी चीज तुमने पूछा. जैसे सुनो, न्यूरल नेटवर्क जस्ट लाइक वर्क एज ए आवर ब्रेन. अपना ब्रेन समझते हो? इंसान का जो ब्रेन होता है, ह्यूमन ब्रेन जो होता है, ये वर्क करता है न्यूरल नेटवर्क पे. अब न्यूरल नेटवर्क क्या होता है सुनो. जैसे हमने कोई चीज देखी या हमने कुछ देख रहे हैं, मान लो कंप्यूटर सिस्टम पे कोई मूवी देख रहे हैं, कोई मैथमेटिक्स बना रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, तो जब हम कोई चीज देखते हैं तो उस देखने से हमारा दिमाग इनपुट लेता है. क्या लेता है? इनपुट लेता है. जो सबसे बाहर का एक्सटर्नल न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन इनपुट लिया, फिर उसके अंदर इंटरनल न्यूरॉन होता है, वो इनपुट उसको ट्रांसफर हुआ, फिर उसके अंदर इंटरनल न्यूरॉन होता है, वो उसके अंदर ट्रांसफर किया. जब सारे न्यूरॉन मिलके वर्क किए तब आउटपुट आता है. समझ गए? इंटरेस्ट क्या कहे? जैसे ब्रेन काम करता है. जैसे मान लो हमने चलते चलते देखा कि हम रेलवे क्रॉसिंग पार करना चाह रहे हैं, हमने देखा कि ट्रेन आ रही है. क्या आ रही है? हम जैसे ट्रेन को देखे, हमारे दिमाग को इनपुट मिला, रही है ट्रेन है. तो जो दिमाग का बाह्य भाग था, सबसे बाहरी था, उसने अपने इंटरनल नोड को बोला अरे ट्रेन आ रही है. उसने अपने इंटरनल नोड को बोला ट्रेन आ रही है. तो जैसे ही आउटपुट बना के, अच्छा अब पैर हमारा रुक जाना चाहिए, अब हमारा पैर रुक जाना चाहिए, मतलब रेलवे क्रॉसिंग पार नहीं करना चाहिए. ठीक है? तो सर इसमें हम कंप्यूटर में सर उतने न्यूरॉन्स को ऐड करने या फिर उसको नेटवर्क में कन्वर्ट करने की क्या जरूरत पड़ती है? तो कंप्यूटर सिस्टम में भी यही काम हम करते हैं. कंप्यूटर सिस्टम जैसे मशीन लर्निंग है. मशीन लर्निंग में हमने क्या बताया कि अगर हमने डॉग के इमेज को दिखाया तो 100 डॉग के इमेज, 200 डॉग के इमेज को हम मशीन के अंदर दिखाएंगे, स्कैन करके मशीन को दिखाएंगे, देखो डॉग ऐसा होता है, देखो डॉग ऐसा होता है, इसके फीचर्स ये होते थे. 200 इमेज का फीचर्स, 200 टाइप का डॉग दिखाकर उसके फीचर्स को, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को, उसके मेरिट्स को, उसके डिमेरिट्स को समझ में आ गया. हाँ, अब मशीन में क्या है कि न्यूरल नेटवर्क क्या होता है, तुम्हारा क्वेश्चन ये है ना? यस सर. तो मशीन, जैसे हम आज कंप्यूटर में कुछ काम कर रहे हैं, देखो हम लोग कंप्यूटर में मान लो कुछ काम कर रहे हैं, प्रोग्राम बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, जावा का, पाइथन का. तो जैसे हम डालते हैं, कुछ इनपुट डालते हैं, कीबोर्ड से इनपुट डालते हैं, माउस से डालते हैं, तो वो वहां तक स्क्रीन तक पहुंचता है कि नहीं? यस सर. स्क्रीन तक पहुंचता है, थ्रू द वायर पहुंचता है. और
उसी तरह स्क्रीन के अंदर भी हम नोट जनरेट कर देते हैं। जैसे हार्ड डिस्क से डेटा कहाँ, जैसे हार्ड डिस्क डेटा रैम आता है और काम कंप्लीट होने के बाद डेटा बाद में रैम से फिर वापस में हार्ड डिस्क में चला जाता है। तो जो आपस में इंटरनली जो काम हो रहे हैं वो डेटा बस के द्वारा होते हैं। कंप्यूटर के अंदर जो काम हो रहे हैं उसको डेटा बस के द्वारा हार्ड डिस्क से रैम में आ रहा है, डेटा रैम से हार्ड डिस्क में जा रहा है, कीबोर्ड से मॉनिटर पे आ रहा है, माउस से मॉनिटर पे आ रहा है। सब जगह वायर्स लगे हुए हैं, सब जगह क्या लगे हुए हैं, वायर्स लगे हुए हैं। उसी को मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग की भाषा में हम लोग बोल सकते हैं न्यूरॉन्स आर वर्किंग। जैसे दो कनेक्टर एक जगह से काम कर रहे हैं, दो कनेक्टर एक जगह से काम कर रहे हैं। जैसे आप कंप्यूटर से लैपटॉप में म्यूजिक सुनते हो तो जैसे ही आप अपना हेडफोन लगाते हो म्यूजिक आपके सिस्टम में आ जाता है, आता है कि नहीं? यस सर। वहाँ क्या है, मदरबोर्ड से वो पॉइंट जुड़ा हुआ है, सिस्टम के अंदर मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड से वो पॉइंट जुड़ा हुआ है। तो मदरबोर्ड क्या हो गया, न्यूरॉन्स हो गया कि नहीं? यस सर। मदरबोर्ड वर्क्स एज ए न्यूरॉन्स, काम कर रहा है कि नहीं मदरबोर्ड? तब आप गाना सुन पा रहे हो, कोई मूवी देखते हो तो मूवी भी आप हेडफोन लगा के देख रहे हो, तो क्या बिना न्यूरॉन्स के मदरबोर्ड पे अगर अटैच नहीं होगा साउंड कार्ड तो क्या काम करेगा? तो और मदरबोर्ड और साउंड कार्ड के बीच जो इंटरनल कनेक्टिविटी होती है, मदरबोर्ड और साउंड कार्ड के बीच जो इंटरनल डेटा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वहां भी सर न्यूरल नेटवर्क का इसलिए न किया जाता होगा कि एक पिक को हम डिफरेंट तरीके से रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करें। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आप देखो सैटेलाइट क्या है, सैटेलाइट्स के द्वारा आप देखते होंगे कि जहां पे आइडिया का टावर है या जहां रिलायंस जियो का टावर है वहां पे सिग्नल अच्छा आता है कि नहीं? यस सर। तो क्या है, वो भी तो न्यूरल नेटवर्क्स ऑफ टावर्स। जो टावर्स है क्या, व्हाट इज दैट थिंग? दैट इज ए न्यूरल नेटवर्क ऑफ सिग्नल्स, दैट इज ए न्यूरल नेटवर्क्स ऑफ सिग्नल्स। इंटरनेट देखते होगे, जो इंटरनेट आपके वायर के द्वारा चलता है वो इंटरनेट बहुत अच्छा चलता है, जो इंटरनेट वाईफाई चलता है वो स्लो चलता है कि नहीं? आप लोग मानते हो ये बात? यस सर। वायर्स जो है क्या है, नेटवर्क को जोड़ रहा है, वाईफाई से इंटरनेट आपका चल रहा है। तो जो आपका मोबाइल हो गया, जहां से इसको सिग्नल मिल रहा है, नेटवर्क है तब तो इसको सिग्नल मिल रहा है। कभी कभी देखते हो कि बारिश के दिनों में जब काफी बारिश हो जाती, काफी ठंड हो जाती, तो न्यूरल नेट मतलब मोबाइल का टावर कम हो जाता है, नेटवर्क कम हो जाता है, होता है कि नहीं? यस सर। तो उसी तरह डीप लर्निंग में क्या है, मशीन को हम सिखा रहे हैं, देखो कैट इज लाइक दिस, ह्यूमन बीइंग इज लाइक दिस, और मशीन को सबके बारे में जानकारी हमको देनी पड़ती है कि देखो ह्यूमन बीइंग ऐसा होगा, कैट ऐसा होगा, गाड़ी की रफ्तार अगर 100 से ज्यादा होगी तो ऐसा होगा, ऐसे चलान कटेगा। और जहां डेटा, मैंने क्या कहा, डेटा आज के डेट में एक्सपोनेंशियली ग्रोथ कर रहा है। कैसे कर रहा है ग्रोथ? एक्सपोनेंशियली, मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 16, 16 से 64, 64 से 128, 128 से 512, मतलब बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आप फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, बैंकिंग का, रेलवे का डेटा बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। और उस डेटा को मैनेज करने के लिए, हाउ टू मैनेज दैट डेटा इन एफिशिएंट मैनर, तो एक कंसेप्ट आता है बिग डेटा। बिग डेटा उसमें है कि बहुत बड़े बड़े डेटाबेस उसमें आ जाएंगे। तो डीप लर्निंग बिग डेटा से मिलकर काम करता है कि डेटा को देखो मान लो उसी सिग्नल से 1000 गाड़ी गुजरी और सब उस कार वाले ने सबका डेटा रखा, वो मशीन ने, लेकिन फाइन केवल 10 गाड़ी पे लगाया जिसकी रफ्तार ज्यादा थी। मान लीजिए वो आदमी कोर्ट में चला गया कि सर मैं गाड़ी 70 की रफ्तार में चला रहा था। आदमी जा सकता है कोर्ट में कि सर आई वाज रनिंग द कार ऑन द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर, इस पुलिस वाले ने हमें फाइन भेज दिया। तो फिर कोर्ट कहेगा मशीन दिखाओ, मशीन में रफ्तार आएगी कि देखिए सर उस टाइम से उस टाइम इतनी गाड़ियां गुजरी, केवल 2 गाड़ी थी जिसकी रफ्तार 70 से ज्यादा थी, मैंने सब गाड़ियों को क्यों नहीं भेज दिया? सब गाड़ियों का डेटा रखा जाएगा। फिर कोर्ट कहेगा नहीं तुम गलत हो, है कि नहीं?
यदि ये सर ये काम मशीन के हेल्प से किया जाए तो उस समय वीडियो रिकॉर्ड करके रखेंगे मशीन। मशीन, अरे भैया 100 अब फोटो खींचोगे, अब हाईवे पे खड़े हो कितना फोटो खींचोगे, ट्रक जा रहा है, बस जा रहा है 100 की रफ्तार है, फोटो खींचोगे कि तुम, वो पीस देगा तुमको चटनी की तरफ है। बात समझ में कुछ आई कि नहीं आई अभी तक? तो सर फिर कोर्ट में प्रूफ कैसे करेगा सर कि वो मशीन का डेटा प्रिंट आउट निकालेंगे, मशीन का डेटा प्रिंट आउट निकलेगा ना। सीसीटीवी कैमरा लगा देंगे सर। अरे मशीन का डेटा या सीसीटीवी कैमरा से प्रिंट आउट निकल जाता है। अब बात समझ में आ गई आप लोग को कि डीप लर्निंग का मेन काम है डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज करना, डेटा को कैसे मैनेज करना। जैसे तुम लोग, बहुत सारे बच्चे फेसबुक 10 साल से चला रहे होगे, और तुम जब फेसबुक बनाए होगे तब से अभी तक का डेटा तुम्हारे अकाउंट पे है कि नहीं है? यस सर। कैसे मैनेज हो रहा है? थ्रू द यूज ऑफ डीप लर्निंग, थ्रू द यूज ऑफ डीप लर्निंग कि कोई प्रॉब्लम हो रही है आप लोग को क्या? हेलो, यस सर। नो सर, नो प्रॉब्लम सर। राज वर्मा, बीएससी IT। नो सर। ये बहुत रेगुलर स्टूडेंट है मेरा, राज वर्मा, क्लास कभी मिस नहीं करता है ये। ठीक है, तो डीप लर्निंग का मेन काम क्या है? जो डेटा एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है, आप फेसबुक पेज पे जाते हैं बच्चे या बड़े बूढ़े, लाइक डिसलाइक, लाइक शेयर, लाइक शेयर, लाइक शेयर, लाइक शेयर, भैया उतना डेटा कौन संभाले हुए है? डीप लर्निंग के माध्यम से डेटा संभला हुआ है, नहीं तो उतना डेटा संभलेगा? कोई फोटो आया 100 लोगों ने लाइक कर दिया, अरे भाई कितना जगह जाके सर्वर पे ले लिया, लेता है कि नहीं? यस सर। तो डीप लर्निंग का मेन काम है कि मशीन को सिखाना, इमेज के बारे में, किसी चीज के बारे में, गाड़ी की स्पीड हो गया, आदमी हो गया, किसी चीज के बारे में मशीन को ढंग से बताना ताकि मशीन कंफ्यूज ना करे, मशीन कंफ्यूज ना करे। क्योंकि जैसा मशीन, आदमी जैसा इनपुट डालेगा वैसा ही मशीन काम करेगा, वैसा ही मशीन काम करेगा। जैसे देखो तुम लोग, आज हम लोग ATM से पैसा निकालने जाते हैं, कोई भी बच्चा जाता है तो कहता है कि 10,000 रुपया से ज्यादा नहीं निकाल सकते, ऐसा ऑप्शन आता है कि नहीं? यस सर। क्या है, वहां मशीन के अंदर कोड डाला गया है ना कि आप 10,000 रुपया से ज्यादा पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है? तो वहां क्या लगा हुआ है? दैट इज ए पार्ट ऑफ मशीन लर्निंग, दैट इज ए पार्ट ऑफ डीप लर्निंग, दैट इज ए पार्ट ऑफ AI। आप अब बैंक बैलेंस आप चाहोगे कि 10 साल का हम अकाउंट स्टेटमेंट निकाल लें, ऑनलाइन निकल जाता है, तो बैंक कहां से उतना डेटा रख रहा है? डीप लर्निंग के माध्यम से बैंक उस डेटा को प्रोसेस कर रहा है। बात समझ में आ रही है आप लोग को? यस सर। एक वीडियो और देखो, इससे कुछ समझने को मिलेगा। Helpful for you for आवाज जा रही है आप लोग को? And one more thing, guys. Yes, deep learning is Yes, becoming much more popular because there were many questions put up by many of my subscribers saying that is एक machine मिनट में learning बात enough चाह to रहा get हूँ, तो सर वीडियो क्यों दिखाते हैं सर? guys? वीडियो देख। I say guys, nowadays it will be difficult because companies are looking for both deep learning and क्या machine सर? वीडियो तो सर फिर 3 बजे से हाँ, चल रहा है यार। and देखो, that is what is मैं your आ रहा हूँ trend. If you जैसा go 3 वाटर years लेके। back, I think I would definitely start say that if you know machine learning, you'll be able to get the jobs itself. So let's understand this roadmap. After making you understand, I'll also be showing you from where you can learn all these things. Yes, some of the part of this is actually remaining to be uploaded in my playlist, but it will be soon getting uploaded. Till you learn all the things, till then all the things will get actually uploaded. So let's begin, guys. Now, one of the most important thing is that why did deep learning come into existence and what is the main aim of the neural networks, which is basically used in deep learning? It is used to mimic the human brain. So scientists, researchers actually thought that can we make the machine learn in such a way that like how we human beings learn, right? So because of that, they came up with the concept of perceptron neural networks, and it was Mr. Geoffrey Hinton, right? Because of him, because of his
paper that was on backpropagation algorithm that led to the invention of all these techniques that are right now. Yes. So let us go ahead and try to start with how we should start with deep learning itself. Now guys, in the base over here in the bottom part, you can see that I've actually written introduction to neural network. Then I've written loss function, optimizers, gradient descent, stochastic gradient descent, AdaGrad, RMS prop, and Adam. Apart from this, there are also activation functions like ReLU, TANH, sigmoid, activation functions. So that all are the base for everything that we will try to learn. Because on training, right, suppose if we are training our images in convolution neural network, indirectly you will be using some kind of optimizers, you will be using some kind of loss functions. Apart from that, you will also be using some kind of activation functions. So in short, to begin with, guys, all the topics that I have actually mentioned over here in the base are pretty much important. You need to learn this, you need to know the maths, how it actually works, because implementation of this is just like hardly a single line of code. And training, it will automatically take until you get a optimal minima, right, or global minima. So inside this, please make sure that you learn about how does the neural network work, where I talk about inputs, weights, bias, because we update the weights in such a way that once that particular, where we will be actually getting a global minima, till that point, the training will be going on. Then apart from that, you also have loss functions. I'll be showing you from where you can learn loss functions. There are amazing blogs on Keras, right? There are amazing loss functions like cross entropy, binary cross entropy, and many more things. ठीक है, तो डीप लर्निंग को समझ में आई कि नहीं आप लोग को? यस सर। डीप लर्निंग इज ए मैकेनिज्म through which we can work on huge amount of data, how to manage it, how to protect it. और एक चीज जान लो, आप लोग वर्कशॉप भी अटेंड किए कर रहे हो, अगर आप लोग मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग सब सीखना चाह रहे हो, बहुत अच्छे से सीखना चाह रहे हो, अपना कैरियर बनाना चाह रहे हो, तो आप लोग थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स, probability, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इन चीजों पे पढ़ाई थोड़ा वर्क कर लो, आप लोग अच्छे से सीख लोगे, आप लोग अच्छे से सीख लोगे। समझ गए? आपके पास देखो सैंपलिंग ऑफ डेटा है, आपके पास क्या है? सैंपलिंग ऑफ डेटा। सैंपल मतलब काफी सारे सैंपल हैं एक टाइप के डेटा का, मिलियंस, बिलियंस, ट्रिलियंस में सैंपलिंग है। जैसे, और आपको एग्जैक्ट डेटा उससे फेच आउट करना है। यू हैव टू फेच आउट एग्जैक्ट डेटा फ्रॉम दैट सैंपलिंग। आप जाते हो, कोई बुक खरीदने जाते हो किसी चीज का, तो पहले उसका कंटेंट देखते हो कि कंटेंट कैसा है, इसका सैंपल कैसा है। सैंपलिंग पसंद आती है तो आप लोग बुक को परचेज कर लेते हो, करते हो कि नहीं? Yes, sir. मोबाइल क्या बोलो? मोबाइल खरीदने जाते हो तो पहले इंटरनेट पे उसकी सैंपलिंग देखते हो, किसका क्या है, नहीं है, तब जाकर मोबाइल खरीदते हो। तो हमारे पास सैंपलिंग ऑफ डेटा है, चाहे वो किसी सेंस में हो, चाहे आप बारिश नहीं होती है, मौसम में बारिश नहीं होती है, तो मौसम विभाग अनुमान लगा लेता है कि इस साल फसल का अकाल पड़ जाएगा, इस साल फसल कम होगी, जिस डिस्ट्रिक्ट में जितना पानी हुआ, जिस कंट्री में, उस हिसाब से निकालता है। वो कहां से डेटा एक्वायर करता है? प्रीवियस डेटा उसके पास है, प्रेजेंट डेटा को कंपेयर करता है, प्रीवियस डेटा और प्रेजेंट डेटा को कंपेयर करने के बाद वो एग्जैक्ट रिजल्ट पे आता है कि नहीं? जैसे आज कोई बच्चा एग्जाम देता है तो आपको ये अंदाज लग जाता है कि हमें कितना मार्क्स इस पेपर में आएगा। आप लोग को अंदाज लग जाता है कि नहीं सब लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. क्या? नो सर। नहीं लगता है? Yes, sir, लगता है।
दो सर नहीं लगता है। किसको नहीं लगता है बताओ? ऋतिक सर लगता है सर। है सर, लेकिन पता नहीं चलता किधर पे गलत दिखा गया था। एग्जैक्ट नहीं बता सकता, दो चार आगे पीछे हो सकता है। आज हिंदुस्तान में कितने कैंसर पेशेंट हैं वो कैसे डेटा मिल रहा है? वो हर पूरे हिंदुस्तान का डेटा मैप किया जाता है, किस ईयर कितना बढ़ रहा है, किस स्टेट में कौन सा कैंसर ज्यादा है, होता है कि नहीं? तो ये क्या है? डीप लर्निंग है। कोविड में क्या हो रहा है, कितने लोग को वैक्सीन लग चुकी, कितने लोग को वैक्सीन नहीं लगी है, कितने लोग को कोरोना हुआ, किन कारण से हुआ, क्यों हुआ, कितने लोग की डेथ कैजुअलिटी हो गई, इंडिया में कितने लोग मरे, अमेरिका में कितने मरे, पाकिस्तान में कितने मरे, सबका जो डेटा इकट्ठा हो रहा है दैट इज, और उस डेटा पे जो प्रोसेसिंग हो रही है, उस डेटा को जो संभाल के जो डेटा एक्सपोनेंशियली बढ़ने लगा, एक एक दिन में दुनिया में 25,000 30,000 लोग मरने लगे, जो डेटा एक्सपोनेंशियल बढ़ गया, उस पे जो स्टडी होना, उसके हिसाब से आदमी सोच रहा है, दैट इज कॉल्ड पार्ट ऑफ डीप लर्निंग। और आगे सुनो, जैसे गवर्नमेंट तैयारी कर रही है कि अगर थर्ड वेव आ जाएगा तो हमें कितने ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए, कितने डॉक्टर, कितने इंजीनियर, कितने नर्स, कितने स्टाफ चाहिए, तो गवर्नमेंट उस हिसाब से प्रिपरेशन कर रहा है। तो ही है जो पिछला वॉल्यूम ऑफ डेटा है उसी पे गवर्नमेंट काम कर रही है कि अगर मान लीजिए 5 लाख केस आ गया तो क्या करें, 4 लाख केस पर डे आ गया तो क्या हुआ, 3 लाख केस आ गया पर डे तो क्या हुआ। तो गवर्नमेंट एक एक दिन का जो कैलकुलेशन कर रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में, इटरेशन फॉर्मेट में। इटरेशन मतलब समझते हो आप लोग? नहीं समझते? रिपीटेशन सर। अच्छा, पहले फॉरवर्ड डायरेक्शन फिर बैकवर्ड डायरेक्शन बता दें। उसके बाद फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या हुआ कि हाँ, जब लहर उठी कोरोना की तो कितने दिनों तक आगे बढ़ती रही, फिर कहां जाकर रुक गई, फिर कब से लहर ने बैक लेना शुरू किया। दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड बैकवर्ड डायरेक्शन। तो गवर्नमेंट उसी हिसाब से प्लान कर रही है कि अगर कोरोना की लहर आ गई तो तेजी कितने दिनों तक चलेगी और फिर उससे कम कब तक होगी। तो इसे बोलेंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन, और आगे बढ़ने को, पीछे आने को बोलेंगे बैकवर्ड डायरेक्शन। और इटरेशन किसे कहते हैं? सुनो, बार बार मैंने कहा जीरो से लेके एक पॉइंट मैंने दिया 0 और फिर दिया 0 से लेके 10 तक, तो हमको इटरेट करना है, तो हमको कितनी बार 0 से 10 तक चलना पड़ेगा? हमको 0 से 10 तक जाना है, 1 बाय 1 सब पे जाना है। पहले 0 से 1 एक बार जाएंगे, फिर 0 से 2 पे जाएंगे, फिर 0 से 9 पे जाएंगे। ऐसे कितनी बार चलेगा अगर इटरेशन करना पड़ेगा 0 से 10 तक जाने के लिए? ऑनलाइन बताओगे कुछ? 10 टाइम 9 टाइम्स सर। कितने टाइम्स? 9 टाइम्स। ठीक है, 0 से 1 2 3 4 5 6 7 9 टाइम, 10 टाइम में तो हम पहुंच ही जाएंगे, है कि नहीं? यस सर। और फिर इसी तरह का हम बैकवर्ड डायरेक्शन बोलते हैं, 10 से 0 तक आना है तो कितने टाइम? सर फिर 9 टाइम्स सर। 9 टाइम सर। इसे बोलते हैं इटरेशन। इसे क्या बोलते हैं? इटरेशन। बार बार घूमना, बार बार घूमना। तो देखो, डीप लर्निंग मोटा मोटी कंसेप्ट ही हो गया कि मैथमेटिक्स को कैसे डेटा के साथ मिलके कैसे डेटा को एनालाइज करना। आज आप मान लीजिए आपके पास 1000 GB डेटा आपको दे दिया गया, 1000 GB डेटा दे दिया गया आपको। मान लीजिए किसी इंश्योरेंस कंपनी का डेटा है और 1000 GB दे दिया गया कि इसको आप एनालिसिस कीजिए। कैसे कीजिएगा? सबके हाथ पांव फूल जाएंगे एनालिसिस करने में, फूलेंगे कि नहीं? यस सर। तो क्या करेंगे फिर? डीप लर्निंग के माध्यम से जो इंपॉर्टेंट डेटा है
उसको लूपिंग के द्वारा, सिलेक्शन प्रोसेस के द्वारा, प्रोसीजर लगा के, फंक्शन लगा के जो फैक्ट और फाइंडिंग वाला डेटा उसको हम बाहर कर लेंगे, बाकी डेटा को हम छोड़ देंगे। जैसे गूगल में जो डेटा आता है, गूगल, आप कुछ गूगल पे सर्च करते हो, क्या सारा डेटा यूजफुल होता है? नो सर। नो सर। जो यूजफुल डेटा होता है उसको हम लोग रख लेते हैं, और जो डेटा यूजफुल नहीं होता उसको हम लोग रिमूव कर देते हैं। यूज नहीं करते, रिमूव कर देते हैं। उसी तरह डीप लर्निंग क्या है कि हाउ टू मैनेज द बल्क डेटा, हाउ टू मैनेज द बल्क डेटा इन इफिशियंट मैनर, इन एन इफिशियंट मैनर। जो बल्क डेटा है वो इफिशियंट मैनर में कैसे यूज होगा। बात समझ रहे हो मेरी आप लोग? यस सर। और क्या नहीं समझ में आया बताओ? अब तो आप लोग की वर्कशॉप भी शुरू हो जाएगा कुछ देर में। अब मैं बाहर निकलूं या बना रहूं? हेलो सर। बोलो। हाँ सर, सर कल कुछ मैथ बता रहे थे वर्कशॉप में, वो कुछ समझ में नहीं आया था। क्या बता रहे थे? मैथ कुछ था। मैप, ठीक है, मैप Yes, ना। यस आप लोग में सर। गूगल मैप कौन कौन लोग यूज करता है? मैं बहुत सारे, ज्यादातर बच्चे करते होंगे। गूगल मैप है क्या? व्हाट इज ए गूगल मैप? कि आपका सोर्स और लोकेशन, आप कहां से चलोगे, सोर्स और डेस्टिनेशन। आप आज बाइक पे बैठ जाओ कि मुझे यहाँ पे जाना है और गूगल मैप सेट कर दो, तो सोर्स और डेस्टिनेशन आपको बताने की जरूरत नहीं, वो बताता चला जाएगा, लेफ्ट जाना, राइट जाना, बताएगा कि नहीं? यस सर, बताता है। तो क्या है दैट इज, वो क्या है, वो उससे डेटा इकट्ठा कर लिया है कि हम अभी अगर बोरिंग रोड में है तो इसका लैटिट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है, इसका साइड क्या है, इसके इसके तरफ मंदिर है, इसके तरफ मस्जिद है, इसके तरफ दवा दुकान है, इसके तरफ बैंक है। उस हिसाब से उसने सारा इंफॉर्मेशन अपने उस गूगल मैप के अंदर डाल दिया, और उसी इंफॉर्मेशन के हिसाब से वो चलता है। तो गूगल मैप क्या करता है, एरिया का, एक एक बिल्डिंग का लोकेशन मैप कर लेता है। वही हो गया मैप, वही हो गया मैप। समझ गए? आप लोग में कोई बच्चा जो अटेंडेंस भेज दो मुझे, मुझे कोई बच्चा जानता है इस क्लास में कि नहीं जो मैं ले रहा हूं अभी आप लोग में? हाँ, यस सर, जानता हूँ सर। मेरे मोबाइल नंबर है आप लोग में किसी के पास? यस सर, स्क्रीनशॉट भेज दूं क्या? एक लड़का भेजा है, गोपाल कुमार टू एवरीवन। नहीं, क्या है गोपाल कुमार? बोल रहा है कि आपको नहीं जानता है। किस बैच के बच्चे हो तुम? हाँ गोपाल कुमार। यस सर, बीसीए सेकेंड ईयर का। किस पीपीयू हो, एकेयू हो, किस बैच के हो बेटा? पीपीयू सर। अच्छा, मुझे हाँ सेकेंड ईयर में पढ़ाता मैं नहीं, ठीक है कोई बात नहीं। अटेंडेंस, राज वर्मा कोई बच्चा जो अटेंडेंस भेजो मुझे। सर आप ऋतिक राज, सतीश कुमार, कोई भी बच्चा अटेंडेंस भेजो। भेज दिए?
सर सर कल चला गया। डीप लर्निंग में फंक्शंस बताए जा रहे थे, मैथ के फंक्शंस, वो सब सर यहाँ पे नहीं एलेबोरेट किए जाएंगे। एक मिनट बेटा, मैं सुन रहा हूँ आपकी आवाज। क्या बोले बाबू, बताओ। सर बोले कल सर उस न्यूरल नेटवर्क के लिए कुछ फंक्शंस बताए जा रहे थे मैथमेटिकल। देखो वो है बैकवर्ड डायरेक्शन फंक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन फंक्शन, रंगा कुट्टा मेथड, यस ये सर, मैथमेटिकल फंक्शन है। तो वो सब सर यहाँ पे नहीं बताया जाएंगे। यहाँ पे बताएंगे, लेकिन यहाँ पे समझोगे कैसे? जब तक ये सब चीज, जब तक लैब में अच्छा से समझोगे, लैब पे पेन और पेपर में अच्छा से समझ में आएगा ये चीज। तो सर जो रिवीजन हो रही है, तो सर वहाँ की क्लास को यहाँ से सर रिपीटेशन हो रही है ना उनका, उस क्लास की डीप लर्निंग की क्लास की। सर यहाँ पे डीप लर्निंग के क्लास के बारे में ही दोबारा से बताया जाता। देखो डीप लर्निंग का प्रैक्टिकल आप लोग किए हैं कि नहीं अभी तक? अभी प्रैक्टिकल क्या सर, पता होगा कभी तो। प्रैक्टिकल तो करवा रहा है, हमारी कल IIT वालों से बात हुई कि प्रैक्टिकल दिया है मैंने बच्चों को। प्रैक्टिकल नहीं हुआ, बताओ ना जो प्रॉब्लम है, हम बात करेंगे ना NIT वालों से। नो सर, सर पहले सर हम लोग को फंक्शन समझ आए, तभी तो कैसे काम वर्क कैसे करता है, फंक्शन क्या यूज है फंक्शन का, क्या उन्होंने क्यों फंक्शन नहीं यूज है, बताया क्या? कैसे यूज होता है। फंक्शन सर उन्होंने वहां बताया पे कि नहीं था? बताया गया था, बट वहां यदि समझ, सर वहां यदि समझ आ जाता तो फिर इस क्लास की जरूरत नहीं थी हम लोग को। अच्छा, फंक्शंस बताना है, फंक्शन मतलब मैथमेटिकल फंक्शन आपको बताना है ना? यस सर। सर बाउंस कर जाता है। वहां पे सर बाउंस मतलब कि थोड़ा भी दिमाग के अंदर आता ही नहीं, मतलब थोड़ा बहुत आता होगा, ठीक बाकी है, सब ऊपर से मैथमेटिकल फंक्शन के लिए जो भी मैथ के टीचर से हम बात आज कर लेते हैं, कल या परसों में सारा मैथमेटिकल फंक्शन इसका बता दिया जाएगा, ठीक है? यस सर, देखते हैं। नहीं, हम समझ गए आप लोग की प्रॉब्लम की, फंक्शन क्लियर नहीं है आप लोग को, ही ना? और सर जब तक फंक्शन नहीं क्लियर होंगे तब तक हम लोग कुछ कर भी नहीं, आई थिंक। मैथ के टीचर से हम अभी बात करके आप लोग को कल निश्चित क्लास कराने की हम कोशिश करेंगे फंक्शन का। और कोई दिक्कत मेन इसमें देखो, डेटा को कैसे मैनेज करना वो मैथ के थ्रू होगा, है कि नहीं? और मैथ के फंक्शन में अगर आप लोग को दिक्कत है एल्गोरिथम भी सर मैथमेटिकली ही लिखे जाते, तो एल्गोरिथम समझने के लिए भी मैथ समझना जरूरी होगा भाई। जिसको भी डेटा डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखना है, उसको मैथ 80% सीखना पड़ेगा। कंप्यूटर तो 10-20% है, मैथ बहुत ज्यादा है इसमें। वही तो सर। मैथ अगर हम ही को इतना आ जाता तो हम इस पे 5 लाख का पैकेज ले लेते। ठीक है, मैं मैथ के लिए सर से बात कर लेता हूं, हैं? कल हो जाएगा, चिंता मत करना तुम लोग, ठीक है? अब और क्या दिक्कत है फंक्शन के अलावा, मैथ के अलावा? बोलोगे आप लोग? नो सर, कोई दिक्कत नहीं होती। मेन फंक्शन में दिक्कत हो रही है ना? यस सर। ठीक है, तब कल क्लास हुआ था, तुम लोग ये बात नहीं बताए थे? कल कौन पढ़ाया था तुम लोग को? सर नीलेश सर। सर कल पढ़ाई हुई थी, बट कल तो सर इंट्रोडक्शन थे ना डीप लर्निंग के, तो सर अच्छा, कल तो इंट्रोडक्शन में ही डीप लर्निंग खत्म हो गए थे। ठीक है, और तो मैं कल डीप लर्निंग के जो क्लास है वहाँ पे फंक्शंस के बारे में बताया गया, तब हम लोग को फंक्शन के बारे में जानकारी हुआ कि ऐसा फंक्शन यूज होता है। ठीक तो है, आज जहाँ पे बताया जा रहा है, फिर आज जो पढ़ाया जाएगा वो नेक्स्ट डे बताया जाएगा। ठीक है, तुमने बताया, बहुत बहुत तुमको हम धन्यवाद देते हैं, ताकि हम समझ गए कि कहाँ दिक्कत है। इसलिए तुम लोग को बधाई दे रहे हैं सारे बच्चों को, हैं? और ठीक है, फंक्शन का
कल या परसों क्लास लग जाएगा, तुम डेम श्योर रहना, ठीक है। तुम लोग फंक्शन का नाम शेयर कर देना, हम मैथ वाले टीचर को दे देंगे, वो बता देंगे। मेरी बात समझ रहे हो आप लोग? यस सर। यस सर। सारे फंक्शन का नाम हमारे मोबाइल में तुम शेयर कर देना मेरे नंबर पे, ठीक है। ओके, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर।